नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस चैनल पर। विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे जितने भी मेरे छोटे बहन भाई अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है दोस्तों। देखिए, विशेषकर इसलिए कि विगत 8 से 10 वर्षों से मैं कार्यरत रहा हूं उन बच्चों के लिए जो दिन रात परिश्रम के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने के लिए जुटे हुए हैं, लगे हुए। कभी पुस्तकों के माध्यम से, कभी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से, कभी आप बच्चों के बीच आकर के सेमिनार करने के माध्यम से, तो विभिन्न तरीकों से मैं आप लोगों से कनेक्ट रहा हूं। विगत 2 से ढाई वर्षों के अंदर ही अगर देखें तो 2000 से अधिक सेमिनार उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों और सभी प्रमुख कस्बों की जितनी रिनोन्ड कोचिंग थी इस दरमियान, वहां जाकर के मैं अटेंड कर चुका हूँ। बहुत सारे शिक्षकों का साथ और सानिध्य इस बीच मुझे प्राप्त हुआ। आप बच्चों के बीच जाकर के आपकी समस्याओं को जानने समझने का एक अवसर मुझे मिला। तो जब आप किसी एक्टिविटी के केंद्र में बने रहते हैं एक विशेष ऊर्जा के साथ में, तो एक विशेष रिश्ता बन ही जाता है। यही वो विशेष रिश्ता है जो मुझे आज मेरी प्रेरणा शक्ति बना है कि मैं ऑनलाइन आप लोगों के बीच आ सकूं। कुछ बच्चों का नैतिक दबाव विगत 1 वर्ष से मेरे ऊपर बना हुआ भी था कि सर आप ऑनलाइन आते क्यों नहीं है, हमेशा हम लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं रहते हैं। तो यही सब वो भाव है जिन भावों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया हूं और इस उद्देश्य के साथ आया हूं कि इस संघर्ष की यात्रा में एक साथी की भूमिका निभा सकूं। एक अन्य वजह भी थी साथियों आप लोगों के बीच ऑनलाइन आने के पीछे, और वो वजह थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा लीक का दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम था। इससे आहत कुछ बच्चों का मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क हुआ। उनकी मनोस्थिति को देखते समझते हुए मुझे इस बात की चिंता हुई कि मेरे लाखों छोटे बहन भाई अभी इसी मनोस्थिति से गुजर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव आया कि क्यों ना मैं ऑनलाइन मीडियम से बच्चों से कनेक्ट कर सकूं और उनको कुछ हिम्मत, कुछ शक्ति देने का प्रयास करूं। देखिए, वैसे तो आप सभी लोग बहुत हिम्मती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, पर कहीं ना कहीं जब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं सुख और दुख में, तो एक आत्मशक्ति, एक आत्मबल व्यक्ति का बढ़ता ही है। तो उसमें हर्ज तो कुछ होता नहीं। मेरे यहाँ होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, मेरे यहाँ होने का तात्पर्य ये है कि आप अकेले नहीं। भाव केवल इतना है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि दिन रात का परिश्रम, दिन रात के संजोए सपने सब धूमिल किए हैं इसने लाखों लाख बच्चों के। न केवल बच्चों के बल्कि उनके अभिभावकों का भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ होगा इस घटनाक्रम से। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस तरह की घटनाओं को कोई भी प्रणाली अपनाए, लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोके, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर होते हैं बच्चे के ऊपर। इनके दुष्परिणामों को आप इस रूप में देख सकते हैं। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ में एक तो नौकरी प्राप्त करने का सामाजिक दबाव भी बढ़ता रहता है अभ्यर्थी के मन पर। दूसरा, सीमित और कम हो रहे अवसर। आप देखें, विगत 5-6 वर्षों में कहाँ कोई उल्लेखनीय भर्तियां निकली, और अगर कुछ निकली भी हैं तो वो अपने प्रोसेस के जंजाल से निकलकर फाइनल आउटकम तक कहाँ पहुंची है। कुल मिलाकर हर गुजरते वर्ष के साथ में कुछ नए सपने देखने वाले अभ्यर्थी उस संघर्ष यात्रा में जुड़ते जाते हैं, तो पुराने बच्चों के लिए वो संघर्ष यात्रा और दुश्वारियों से भर जाती है। देखिए, हर चीज समय पर अच्छी लगती है। अगर पुराने बच्चों को समय रहते पारदर्शी अवसर मिले होते तो नए बच्चों को भी उसी प्रोपोर्शनेट कुछ सुविधा मिलती। अब दोनों बच्चे एक ही यात्रा में सहभागी बन गए हैं और दोनों के लिए स्ट्रगल बढ़ गया है। ऊपर से नौकरी चाहिए क्यों, इसकी परिस्थिति पर भी गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। देखिए, अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उन्नति के लिए नौकरी चाहिए किसी भी युवा को, ये तो स्पष्ट है। बट देश की स्थिति को और गंभीरता से समझने की जरूरत है। विशेषकर गांव और देहात की अगर मैं बात करूं, वहां कृषि जोतों का आकार घटा है। सम्मानित कृषक परिवार मजदूरों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ऐसे में उन घर के युवाओं के ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो अपने परिवारों की रक्षा करे और अपने पढ़ाई और नौकरी प्राप्त करने की क्षमता के हथियारों का इस्तेमाल करे। लेकिन सरकारी नीतियां और सरकार की पॉलिसीज उनको ऐसा करने नहीं देती, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। देखिए, अब सवाल उठता है कि डिप्रेशन की इस मनोस्थिति से कैसे बचा जाए, खुद को कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग अपने घर में अपने माता पिता के संघर्ष को देखें सबसे पहले, फिर अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में। आप एक कॉमन फैक्टर पाएंगे कि हर व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में अभी जिंदा है वो संघर्षरत है। संघर्ष की इंटेंसिटी, उसका रूप रंग अलग हो सकता है, लेकिन संघर्ष से बचाव संभव नहीं। जीवन है तो संघर्ष है। इस मूल भाव को जब आपका दिल स्वीकार करेगा, तब कहीं ना कहीं आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2,
जब आप खुद को प्रकृति के साथ कनेक्ट करते हो, जब आप इस पूरी एंटायर यूनिवर्स में अपने अस्तित्व पर विचार करते हो, तब आपको अपनी ये वर्तमान समस्याएं उसी प्रोपोर्शनेट छोटी लगने लगती है। देखिए, जितना आप प्रकृति के साथ कनेक्ट करोगे, उतना ही अधिक आपकी आत्मा में एक जागृति आएगी, और उस जागृति से ही उस शक्ति का विकास होता है, उसके अंकुर फूटते हैं, जिसके बाद से आपके अंदर वो संघर्ष करने की क्षमता जागृत होती है। उसकी वजह यह है कि आप जीवन और मृत्यु के बीच में जो करने योग्य है, उसको अधिक स्पष्टता के साथ पहचान जाते हो। आप जान जाते हो कि ईमानदार प्रयास ही आपका कर्म क्षेत्र है, और परिणाम आपके अधिकार क्षेत्र से हमेशा बाहर है। किसी के भी व्यक्ति के हाथ में आज तक परिणाम रहे नहीं। तो बच्चों, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप जीवन दर्शन के इस मर्म को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, अपनी स्किल के ऊपर भी काम करें, किसी एक क्षेत्र या किसी एक पर्टिकुलर नौकरी पर आश्रित ना रहे, उसको अपने जीवन का निर्धारक तत्व ना बनने दे। आप अपनी स्किल के ऊपर इतना काम करें कि दुनिया का हर क्षेत्र आपके लिए आपको खुला हुआ नजर आना शुरू हो जाए। आपको लगे कि ये आपकी अंतर्मन की शक्ति ही है कि आप जो चाहें सो पा सकते हैं। तो इस लेवल पर सबल बने, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचे, आत्मविश्वास अपने अंदर भरे। इन दोनों बातों के बारीक फर्क को भी समझना आवश्यक है। जहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस की पुनर्परीक्षा की बात है, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा और बड़ा होने के नाते निर्देश रहेगा कि अब इस डिप्रेशन वाली मेंटेलिटी को त्याग करके और इंसानों की तरह आप आगे बढ़ें, और बिल्कुल दृढ़ता के साथ में, उसी आत्मविश्वास जोशो खरोश के साथ में पुनः एक बार इसके लिए प्रयासरत हो जाए। जहां तक मेरा प्रश्न है, तो इस यात्रा में मैं हर कदम पर आपको खड़ा हुआ दिखाई दूंगा, और इस चैनल के माध्यम से जितने भी बच्चे रेगुलर मुझसे कनेक्ट रह पाएंगे, उनकी कहीं ना कहीं मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर वो मेरे साथ बने रहे, तो उनको रिटन एग्जाम में कोई फेल नहीं कर पाएगा। ये हर गुजरती वीडियो के साथ में ये विश्वास आप लोगों का मजबूत होता रहेगा। तो बच्चों, जहां तक शुरुआत की बात है, तो क्यों ना हम अपनी शुरुआत मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन से कर लें। देखिए, 2024 से पहले इसके अधिक प्रश्न पूछे भी नहीं जाते थे, 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते थे। इस बार अचानक से इनके प्रश्नों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, कई गुना। 13 प्रश्न पूछे गए हैं एक पाली में, और एक पैटर्न भी दिखाई देता है कि 4 पाली में संपन्न परीक्षा थी, तो 13 13 13 13 यानी कुल मिलाकर 52 नए संदर्भों के साथ प्रश्न आते हैं हमारे सामने, जो पुलिस की कार्यप्रणाली की विशिष्ट जानकारी की डिमांड करते हुए भी दिखाई देते हैं। और इसके अगेंस्ट में ना तो कोई मार्केट से स्तरीय पाठ्य सामग्री हमें ऐसी दिखाई देती है, न किसी टीचर का कोई ऐसा टीचिंग प्रोग्राम हमें मिलता है जो इन प्रश्नों को सोल्व करवाने में हमारी मदद कर सके। अब ऐसी परिस्थिति में यहीं से शुरुआत करना मेरे हिसाब से सही रहेगा, और कहीं ना कहीं मेरी कार्य योजना ये रहेगी कि 4 वीडियो के माध्यम से मैं इन चारों पालियों में संपन्न परीक्षा के प्रश्नों के हर एक विकल्प के ऊपर आप लोगों से बात करूं। देखिए, बात करना इसलिए आवश्यक है कि इस तरह के प्रश्नों को डील कैसे करेंगे, इसको समझने बूझने की पहली सीढ़ी यही है कि इन प्रश्नों को सोल्व किया जाए। और इसकी शुरुआत 13 प्रश्नों के साथ हम आज ही की वीडियो से करेंगे साथियों। कहीं ना कहीं तर्क की मर्यादा सबको आकर्षित भी करती है, और उसका उल्लंघन सबके मन में खटकता भी है। तो दोस्तों, आइए 17 फरवरी 2024 को जो प्रथम पाली में संपन्न परीक्षा थी, उसमें पूछे गए मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं कि स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। मॉब लिंचिंग माने भीड़ द्वारा किया जाने वाला जो अपराध होता है। आपके विकल्प है कि यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में समस्त न्यायिक शक्तियां सक्षम न्यायालय में निहित की गई है, और यहाँ किसी भी प्रकार के मॉब जस्टिस जो भीड़ न्याय होता है उसके लिए कोई स्थान नहीं है। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लोज 3 के अंतर्गत ये व्यवस्थित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य ना किया जा सके। तीसरा विकल्प आपका एकदम सही हो जाएगा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए। देखिए, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित किया जाना भारतीय न्यायिक प्रक्रिया की आत्मा का एक तत्व है, आप ये समझे। यहाँ निर्दोष को बचाया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितना दोषी को सजा देना। और पुलिस का यह कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु सक्षम न्यायालय के सामने किसी भी परिस्थिति से बचाते हुए पेश करे। चौथा विकल्प कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, गिरफ्तार करने के लिए एक तो वारंट की आवश्यकता होती है, अगर मैं कुछ विशेष केसेस को छोड़ दूं तो।
पुलिस केवल हिरासत में, डिटेंशन में ले सकती है, अरेस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए। आपके विकल्प दिए गए हैं कि कार्यप्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। देखिए दोस्तों, कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने जैसे जो काम है वो इसके विकास और संवर्धन से जुड़े जो कंपनीज हैं, जो इंजीनियर्स हैं, ये उनका काम है। पुलिस को अगर जानकारी चाहिए होगी तो वो उन्हीं से ले लेगी। दूसरा विकल्प की संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, एक तो बाहरी पर्यवेक्षक वैसे ही कारगर साबित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कार्ड क्लोनिंग का जो मसला है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। दूसरा ये कि मानव संसाधन उपलब्धता के हिसाब से भी आप इतने सारे विशेषज्ञ कहां से लाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प की विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए, ये एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कार्ड क्लोनिंग एक आंतरिक सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई एक विसंगति है। भाई, अगर लोक प्रणाली यानी कि अगर वो नकली कार्ड एक्सेस ही नहीं होगा तो लोक प्रणाली में उस विसंगति को ढूंढकर दूर कर दिया जाए कि नकली कार्ड एक्सेस ही ना हो, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। चौथा विकल्प की क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को स्थायी रूप से बंद करना चाहिए, ये भी एक व्यवहारिक बात है, आम जन को परेशान करना सही नहीं रहेगा और इसके जरिए कोई समाधान निकलेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए बच्चों, एक सामान्य बात आप समझे कि इस तरह के जब भी प्रश्न आप देखें जो बहुत लंबी चौड़ी भाषा शैली को लेकर के आपके समक्ष आते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका सिंपल भाव ऐसा होता है कि भैया, आप पुलिस कार्यप्रणाली को कितना अनुशासित ढंग से देखना जानते हैं, आप पुलिस मैनुअल की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, वरिष्ठों के निर्देशों के अनुपालन के बारे में आपका सोचना क्या है, या पुलिस की कार्यप्रणाली में सम्मिलित सभी कार्यों के बारे में आपका समान रूप से आदर भाव है कि नहीं है। तो यही सब प्राथमिक स्तर की जांच होती है। तो इस आधार पर अगर देखेंगे तो गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी अन्य तीन विकल्पों को भी आप देखें तो स्पष्टतः तब भी जो है विकल्प नंबर 1 ही आपका सही होता है। क्योंकि देखिए, लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश में रहना या अनिच्छा से ड्यूटी करना या ड्यूटी करने से इनकार ही कर देना, ये एक पेशेवर व्यवहार नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपके विकल्प हैं कि प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। देखिए, बलात्कार पीड़िता के केस में ये समझने वाली बात होती है कि वो शारीरिक उत्पीड़न के अलावा मानसिक उत्पीड़न भी झेल चुकी होती है, और वो मानसिक उत्पीड़न कई गुना अधिक होता है एक शारीरिक उत्पीड़न से। तो कहीं ना कहीं उसको एक संवेदनापूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो एक अनुभवी महिला निरीक्षक से ये आशा हम लोग कर सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से ऐसे मामलों को डील कर पाएगी। दूसरा ये भी है कि देखिए, महिला सेल वगैरह का गठन इसलिए किया गया है कि वो महिलाओं से जुड़े अपराधों में अग्रिम पंक्ति के जांचकर्ताओं में शामिल हो सके, और जो महिलाएं उन अपराधों से पीड़ित होती है वो थोड़ा सा सहज महसूस कर सके। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अन्य विकल्प के केस में कि बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण, अरे वो तो वैसे ही पीड़िता है, उससे क्या बेरहमी, तो ये तो कॉमन सेंस के आधार पर आप ही खारिज कर सकते हैं। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना, देखिए परिस्थिति ऐसी नहीं है किस तरह की कार्यप्रणाली अपनाई जाए। और वैसे भी यहाँ दोषियों के विषय में जांच पड़ताल नहीं चल रही है, यहाँ फोरेंसिक साक्ष्यों की जांच चल रही है, जिसमें हो सकता है उसके अंतरंग वस्त्रों से, कपड़ों से या किसी भी चीज़ से कुछ नमूने भी कलेक्ट करने की आवश्यकता पड़े। तो ये विकल्प आपका प्रासंगिक नहीं है इस प्रश्न के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? देखिए, घुमा फिरा के पूछेंगे ये प्रश्नों, सीधे ही पूछ लेते पुलिस स्टेशन के प्रभारी को क्या कहते हैं। तो इस तरह की भाषा शैली से पार पाना आप लोगों को आना चाहिए। खैर, ये तो बड़ा साधारण सी बात थी। आपके विकल्प दिए गए हैं उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सर्कल अधिकारी और स्टेशन हाउस अधिकारी। आप में से अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि SHO कहते हैं। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, स्टेशन हाउस अधिकारी।
मैं अन्य विकल्पों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी जो होता है वो कम से कम 2 या अधिक जिलों में स्थापित जो रेंज होती है ना, उसका प्रभारी होता है, उसको डीआईजी कहते हैं। जो पुलिस अधीक्षक होता है यानी एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी हम उसको कह सकते हैं, वो जिले का प्रधान होता है पुलिस का। सर्कल अधिकारी यानी सीओ, सर्कल ऑफिसर भी हम कह देते हैं, वो कई थानों को मिलाकर के एक क्षेत्र जो बनाया जाता है उसका प्रधान होता है, उसको सीओ कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपको अपने क्षेत्र में किसी कानून को लागू करना है तो क्या दिए गए विकल्पों में से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इस रूप में इसको देख सकते हैं। देखिए, पहला विकल्प है कि व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कानून के अनुपालन का प्रश्न है। यहाँ व्यक्तिगत मूल्यों का कोई सवाल ही नहीं है और व्यक्तिगत मूल्यों की कोई महत्ता भी नहीं है कानून के समक्ष, भले ही वे नैतिक ही क्यों ना। एक तो ये वाली बात। दूसरा विकल्प देखते हैं कि अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना। देखिए, बात तो ये सही है, लेकिन क्या प्रश्न के साथ इसका कोई संबंध है? तो कोई संबंध नहीं है। कानून के अनुपालन का, उसके प्रवर्तन की क्रिया का प्रश्न है, तो वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करना स्वतंत्र रूप से तो सही बात है, पर प्रश्न के संदर्भ में इसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, तो ये सही नहीं है। तीसरा विकल्प की स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना एकदम सही बात है। ये बिल्कुल सही अप्रोच को परिलक्षित कर रहा है, क्योंकि देखिए, जनता के बीच में अगर समान अनुभूति बनेगी, कानून की स्वीकार्यता बनेगी, तो उसके पालन को सुनिश्चित किया जाना और ज़्यादा सरल हो जाएगा। सहज भाव से लोग स्वीकार करेंगे तो उसका उल्लंघन भी नहीं करेंगे, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको देखिए, इस तरह के प्रश्नों पर विचार करते समय आपको परिस्थिति की गंभीरता को भी समझना होगा, साथ में आपके समक्ष जो चुनौती पेश की है प्रश्न ने, उस पर भी तर्कपूर्ण विचार आपको करना पड़ेगा, हड़बड़ी नहीं दिखानी है। देखिए, सिचुएशन क्या है कि आतंकी अभियान है वो भी अपनी क्लाइमैक्स स्टेज में है, यानी आपकी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। इसके अगेंस्ट आपकी घरेलू परिस्थिति क्या है कि आपके अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं। देखिए, दुर्बलता स्ट्रोक जो है आयु वृद्धि से संबंधित एक बीमारी है, और ये कोई हार्ट फेलियर या अचानक से हुआ एक्सीडेंट नहीं है जो आपकी एकदम से उपस्थिति वहाँ मांगता हो। तो कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स स्टेज में जो आतंकी अभियान है वहीं रह करके आपको नेतृत्व करना है, ये बात स्पष्ट आपको होनी चाहिए। इसी आधार पर अगर देखें तो पहला विकल्प ही सही हो जाता है कि अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ आपको ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अन्य विकल्प देखें कि ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए, तो समाचार छुपाने या ना छुपाने का आपकी कार्यप्रणाली से कोई सीधा संबंध नहीं है। देखिए, आप ही से कोई समाचार छिपाता तो इसका प्रभाव पड़ता। आप किससे समाचार छिपाएंगे? आप ही के संबंध में कैसे बात है। तीसरा, अभियान के यानी ऑपरेशन नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दुरुस्त रूप से समन्वित करना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं आपको। देखिए, इस तरह के प्रश्न मैं समझता हूँ थोड़े से आसान होते हैं अगर आप उनके विकल्पों में कोई गलती ना करें तो, क्योंकि मुद्दा यहाँ सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा है, तो पुलिस के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन कराना सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। आप इस रूप में समझ सकते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का भी रक्षक है, संविधान का भी रक्षक है, तो कहीं ना कहीं इससे ऊपर अब कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं बची जहाँ कुछ विचार किया जाना हो, तो उसके निर्देश ही अंतिम रूप से मानते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना पुलिस का कर्तव्य बन जाता है। अब इनके विकल्पों में हो सकता है आप लोग फंसे, तो उस पर विचार कर लेते हैं। देखिए, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। अब सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम निर्देश अगर दिया है तो उससे पहले की पूर्व की प्रक्रियाओं में ये सब शामिल है कि संवेदनशील बनाना, सुधारात्मक अभियान चलाना। अगर सर्वोच्च न्यायालय बीच में आकर के निर्देश दे देते हैं अंतिम रूप से, तब उससे पूर्व में ये सारी घटनाएं यानी कि हो चुकी है, तभी तो इसकी आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने निर्देश दिया। तो अभी की परिस्थिति में तो केवल विकल्प डी ही सही रहेगा कि यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, जो काफी आसान है। आप एक जांच अधिकारी है, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने
और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की आपको पेशकश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इस तरह के प्रश्नों में एक पुलिसकर्मी की कर्तव्यनिष्ठता की, सत्यनिष्ठता की, इन सब गुणों की जांच की जाती है। तो ये काफ़ी आसान रहते हैं, क्योंकि हर बच्चा, देखिए आप में से सारे बच्चे मूवीज़ में और तमाम जगह देखते समझते हुए बड़े हुए हैं, तो आप ये सहज समझ सकते हैं कि एक आदर्श पुलिसकर्मी को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। अमरीश पुरी हमेशा से भारी भरकम रिश्वत की पेशकश करते रहे हैं, धर्मेंद्र जी उसको ठुकराते रहे हैं, बस वही बात है इसमें। देखिए, अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अभ्रष्ट रहते हुए अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वे में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अदालत के और पुलिस के इस अंतर संबंध की चर्चा हम पूर्व में भी एक प्रश्न में कर चुके हैं। औपचारिकता दिखानी चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, सरकार ने आपको अथॉरिटी दी है कि आप एकदम फ्रंट डोर से अपनी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे सके। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है आपको। देखिए, अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ कोई इश्यू हो, लैंगिक संवेदनशीलता का मुद्दा हो, ट्रांसजेंडर इश्यू हो, तो इस तरह के प्रश्नों पर विचार करते समय एक सावधानी अपेक्षित रखिएगा साथियों। आइए इसके विकल्पों को देखते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। देखिए, अधिकारियों की नियुक्ति करने पड़े, उसके सापेक्ष ये मुद्दा उतना बड़ा दिखाई नहीं देता है। अगले विकल्प पर बढ़ते हैं। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए, तो ये एक अच्छी पहल मानी जाएगी। देखिए, आपस में परस्पर सहमति उनके बीच में बन सके, इसके लिए संवाद ही सबसे श्रेष्ठ विकल्प रहेगा। तो मेरे हिसाब से यही इसका विकल्प जो है सही हो जाएगा। सी को देख लेते हैं कि शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का संदर्भ किसी प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी से हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इस अर्थ में इसको वहां संदर्भित किया जाना प्रासंगिक नहीं होगा प्रश्न के हिसाब से। डी विकल्प को देख लेते हैं कि कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। देखिए, प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टीज होती हैं हाउसिंग सोसाइटीज, और वहां पर उनके अपने नियम और कानून भी होते हैं, तो उस पर डायरेक्ट उनको बैंड ही कर दिया जाए, इस स्तर का ये इशू नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपके विकल्प दिए गए हैं। संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। देखिए, पुलिस ऐसा करती भी है, बहुत सारे समुदाय के बड़े और बुजुर्गों के माध्यम से शांति की अपीलें कराई जाती है, उनके बीच में सहमति बन सके, इसके लिए बैठकें वगैरह भी पुलिस आयोजित कराती है। इसका प्रभाव भी काफी होता है, लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि प्रश्न के हिसाब से इससे बेहतर विकल्प प्रश्न में मौजूद है कि नहीं, और जब हम ऐसा करते हैं तो दूसरा ही विकल्प हमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प मिल जाता है प्रश्न का, जो हमारा सही आंसर भी होता है, और वो है कि सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, दंगा प्रभावित क्षेत्र है, दंगे वहां चल रहे हैं, तो दंगों की इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता को कम किया जाना हमारी प्राथमिकता में सर्वोच्च करने योग्य कार्य है अभी। तो ऐसे में कम्युनिटी लाइन, अगर कम्युनिटी लाइन आप लोग ना समझते हो तो देखिए, किसी भी शहर में कुछ क्षेत्र होते हैं जो किसी विशेष कम्युनिटी के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध होते हैं, उसी को कम्युनिटी लाइन आप मान सकते हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपनी कम्युनिटी, अपने अपने क्षेत्र में ही बना रहे जब तक दंगे भड़के हुए हैं, ये पुलिस को सुनिश्चित करना ही चाहिए। तीसरा विकल्प कि नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना, ये अप्रासंगिक विकल्प है, क्योंकि शहर के विकास की योजनाओं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर। चौथा विकल्प की तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। देखिए, कर्फ्यू की पूर्व अवस्था ही होती है कम्युनिटी लाइन डिसिप्लिन, इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो कर्फ्यू। इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए, ये गलत विकल्प हो जाएगा, क्योंकि देखिए, सभी समूहों को, राजनीतिक दलों को ये अधिकार है कि वो जनता के समक्ष जाए, अपने मुद्दों को बताए, सभा करे। तो किसी एक समूह या एक राजनीतिक पार्टी द्वारा की गई साजिश के लिए सभी को दंड मिल जाएगा, इस की वजह से, जो सही नहीं होगा। दूसरे विकल्प को देखते हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। देखिए, पुलिस ऐसा करती भी है, वो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेती भी है कि भाई कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, तो वहां एडिशनल फोर्स की व्यवस्था वो रखती है। बट हमें ये देखना है कि यहाँ हमारे पास इससे बेहतर विकल्प कोई है या नहीं।
तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। यही विकल्प हमारा प्रश्नानुसार सही हो जाएगा। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं इसको। ये कानून है जिसके अंतर्गत पुलिस जो है किसी जुर्म किए जाने से पहले ही किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में रख सकती है ताकि वो एक्ट ना कर पाए जैसा कि वो करना चाह रहा है, अगर जानकारी विश्वसनीय है तो। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए, तो ये तो बहुत ही एक मेजर रिकमेंडेशन हो जाएगी जिसकी आवश्यकता नहीं है। पुलिस की तो तैनाती भी इसीलिए है कि वो स्मूथ इलेक्शन कराए। तो बच्चों, आइए आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न पर विचार करते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट आपसे करते हैं। देखिए, ट्रांसजेंडर नागरिक उनको कहा जाता है जो बाइसेक्सुअल, लेस्बियन, गे, किन्नर वगैरह सब इसी श्रेणी में शामिल होते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में इनके अधिकारों के रक्षार्थ ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 पारित किया जाता है। अब इनका कहना यह है प्रश्न के अनुसार कि इस एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत भी अगर हम कुछ एक्ट कर रहे हैं तब भी हमें समाज या किसी वर्ग द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है। आपके विकल्प दिए गए हैं कि शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेषित करना चाहिए। देखिए, मानवाधिकार आयोग को अग्रेषित करना पुलिस का काम नहीं है। मानवाधिकार आयोग भले पुलिस को अग्रेषित कर दे, भाई कार्रवाई तो अंतिम रूप से पुलिस को ही करनी है ग्राउंड पर, तो ये गलत हो जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब कानून के उल्लंघन का मामला है, तो जो भी ऐसा करेगा, जो भी कानून के अगेंस्ट जाकर के इनका उत्पीड़न करेगा, इनकी गरिमा का उल्लंघन करेगा, तो वो दोषी होगा, अपराधी होगा, और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पुलिस की बनती है। सी और डी ऑप्शन पुलिस के काम नहीं है, ये किसी सामाजिक संस्थान के काम हो सकते हैं, सामाजिक संस्था के काम हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली 3 वीडियो के माध्यम से हम जो बाकी 3 पालियों में पूछे गए मानसिक अभिरुचि के प्रश्न हैं उनको सभी को कवर कर लेंगे। देखिए, इस तरह तर्कपूर्ण विचार करते 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 इस टॉपिक की आत्मा को हम लोग पकड़ चुके होंगे। आज के टॉपिक में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आए जहां मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि देखिए पहली वीडियो थी, मैं इसे बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं बनाना चाहता था। दूसरा ये था कि देखिए ग्रेजुअल एक प्रोसेस होता है, कर्मिक रूप से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आने वाली 3 वीडियो यानी अंतिम चौथी वीडियो जब इस संदर्भ में आ रही होगी आपके सामने, तब उस समय तक आपके बुनियादी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक को लेकर के क्लियर हो चुके होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहिए और थोड़ा सा उत्साहवर्धन देखिए मुझे भी आप लोगों से चाहिए होगा। अगर वीडियो वास्तविक रूप से आपको कुछ उपयोगी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े रहिएगा। देखिए, मेरी शक्ति आप लोग हैं। आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मैं भविष्य में एक से एक बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।